टाइम है 18, 19, इवन 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग फेज का। इंडिया में साइंस लोगों तक एक इन्फेंट स्टेज पे है, बट देयर इज नो डाउट इन दिस फैक्ट कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में साइंस और उसके एप्लीकेशन बहुत पहले से थे। वहीं अगर वेस्ट की बात करें तो 5th से 11th सेंचुरी के डार्क एजेस के बाद, रोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद वहां एक रेनेसेंस का दौर आया है, एक रेवोल्यूशन का दौर आया है। साइंस को प्रायोरिटी मिली है, आर्ट्स को प्रायोरिटी मिली है, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स आए हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स पे काम हुआ है, मैथमेटिक्स एंड साइंस के कोर पे बहुत ज्यादा काम हुआ है और वहां से एडवांसमेंट शुरू हुआ है। वहीं इंडिया की बात करें तो हमेशा से एक स्ट्रगलिंग का फेस रहा, कभी फॉरेन इन्वेडर्स से स्ट्रगल, कभी ब्रिटिशर्स से स्ट्रगल, कभी आजादी के लिए स्ट्रगल। इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ से कुछ साइंटिफिक माइंड आते हैं, बहुत जीनियस माइंड आते हैं और वर्ल्ड लेवल पे अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। ऐसे ही एक साइंटिफिक और जीनियस माइंड की आज मैं बात करूंगा आपके सामने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज, नमस्कार। नेम एसएन बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, बॉर्न 1 जनवरी 1894, मॉडर्न डे कोलकाता। कोलकाता में जन्मे एसएन बोस एक रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इवन हाफ ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द नेचर आर नेम्ड आफ्टर बोस, दैट इज बोसॉन। 2 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं फर्मियन, एक होते हैं बोसॉन। और जो बोसॉन पार्टिकल है वो बोस को ट्रिब्यूट है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 1913 में अपनी स्कूलिंग एजुकेशन खत्म करने के बाद बोस ने अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज ज्वाइन किया। बीएससी मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स से करने के बाद इन्होंने अपनी 1915 में एमएससी की पढ़ाई कलकत्ता यूनिवर्सिटी से की। और आज भी 105 साल बाद भी बोस के मार्क्स का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा गया। इनके एक दोस्त भी बने जिनका नाम मेघनाथ साहा, और ये वही मेघनाथ साहा है जिन्होंने यहाँ बैठ के तारों के अंदर के टेम्परेचर की बात करी। साहास आयोनाइजेशन इक्वेशन, बहुत फेमस इक्वेशन, बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट। इनके बारे में भी बात करेंगे पर किसी और दिन। अपनी एमएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद जहां सब लोगों ने, इनके साथियों ने पीएचडी करने को प्रेफर किया, वहीं बॉस ने पढ़ाने को ज्यादा प्रेफर किया। इन्होंने एज अ रिसर्च स्कॉलर अपनी कलकत्ता यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की साइंस कॉलेज को इन्होंने ज्वाइन किया। और ये दौर ऐसा था, 1916 का ये दौर ऐसा था जहां आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने एक नया रेवोल्यूशन लाके खड़ा कर दिया। अगर हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से देखें तो स्पेस टाइम मैटर कांट एब्सोल्यूट, टाइम इज रिलेटिव। और वहीं अगर आइजैक न्यूटन की जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, उसके हिसाब से देखें तो एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट। इसे और अच्छे से समझते हैं, इसके लिए हमें 2 सिस्टम को समझने की जरूरत है। एक है क्लासिकल मैकेनिक्स और एक है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, जिसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स वो दुनिया जो हमारे आसपास की दुनिया है, ऐसी दुनिया जिसे हम देखते आ रहे हैं। इस दुनिया को समझने के लिए हमारे पास लॉज हैं, फॉर्मूलेज हैं, इनसे हम आसपास के सिस्टम को प्रिडिक्ट करते हैं, पास्ट इवेंट से फ्यूचर और फ्यूचर इवेंट से पास्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, एक कार है, कुछ उसका वेलोसिटी है, कुछ एक्सेलरेशन। इनसे हम ये बता सकते हैं कि इतने टाइम के बाद वो कार कहाँ होगी, मतलब इनिशियल वैल्यूज पे हम उसके फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। इनिशियल इंफॉर्मेशन मान लो, जो इनिशियल वैल्यूज हैं वो है पोजीशन और मोमेंटम। हम उस पोजीशन और मोमेंटम को एक इक्वेशन जो कि सिस्टम को डिफाइन करने के लिए है उसमें रखेंगे और इससे हम उसके फ्यूचर के बारे में या उसके पास्ट के बारे में प्रिडिक्ट करेंगे। और सिंपल वे में कहूँ तो जो लॉज हैं या फॉर्मूलेज हैं वो पासवर्ड का काम करेंगे। अब सोचो तब क्या होगा जब ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, दैट इज लाइट की स्पीड से। क्लासिकल मैकेनिक्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं बता सकते क्योंकि ये लाइट की स्पीड से मूव कर रहे हैं। और इसी की स्टडी के लिए एक नई ब्रांच आती है जिसे कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स पे हम ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी पोजीशन और मोमेंटम का पता होने से सब कुछ लगा देते हैं, पर उसके पास्ट और फ्यूचर का हम पता कर सकते हैं, पर क्वांटम में ऐसा नहीं होता। क्लासिकल में एक लॉज है, एक फॉर्मूला है, वो पासवर्ड का काम करेंगे, पर यहाँ जो पासवर्ड का काम करेगा क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में वो होगा वेव फंक्शन। जैसे हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, जैसे हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बतानी है, जैसे ये 2 पॉइंट है ए और बी, इनके बीच में अगर हमको पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस पॉइंट पे, जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, हम ये नहीं बता सकते क्योंकि हम एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की इस जगह पे होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और वो हम बताएंगे वेव फंक्शन से।
वेव फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा जहां पे आएगी, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा वहां पे होगी। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप में एक पूरी दुनिया है। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं। 14 दिसंबर 1900 मैक्स प्लैंक प्रोड्यूस करते हैं एक पेपर जो एक्सप्लेन करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। उस टाइम पे साइंटिस्ट का सरदर्द बना हुआ ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जैसे ही मैक्स प्लैंक अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं तो वह एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला देता है और उस एक पेपर से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होती है। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पाई। फिर उसके बाद 1905 में आता है सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैक्स प्लैंक की थ्योरी ऑफ रेडिएशन को ही अप्लाई करके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की थ्योरी को अप्लाई करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है और वो फिर एक और बड़ा रेवोल्यूशन लाता है क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये प्रूव करती है कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। और उस टाइम पे अगर हम देखें मैक्स प्लैंक की थ्योरी, तो मैक्स प्लैंक की थ्योरी के हिसाब से कि मिनिमम पॉसिबल एनर्जी जो है वो E=h μ, जहां h प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम पे फेमस हुआ। इसी का यूज डेरिवेशन में करके ही आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है सामने। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हिस्सा है। और लाइट भी जो कि 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में है, जिसे हम विजिबल लाइट भी कहते हैं, वो भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हिस्सा है। और इन थ्योरीज से ये पता चला कि लाइट जो पहले वेव की तरह बिहेव करती थी, जिसे हम वेव की तरह पढ़ते थे, अब वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। लाइट बिहेव समटाइम एज अ वेव एंड समटाइम्स एज अ पार्टिकल। अगर सत्येंद्र नाथ बोस को समझना है, अगर एस.एन. बोस को समझना है, तो हमें ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साल 1920 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, जो कि आइंस्टाइन का काम था, जो कि आइंस्टाइन का वर्क था, एल्बर्ट आइंस्टाइन का, उसको एस.एन. बोस और मेघनाथ शाह ने पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया, क्योंकि वो उस टाइम पे जर्मन में पब्लिश हुई थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसे जर्मन में पब्लिश किया था और पूरी दुनिया को एस.एन. बोस और मेघनाथ शाह ने इंग्लिश में पब्लिकेशन करके दी। साल 1921 एस.एन. बोस अब कलकत्ता यूनिवर्सिटी से न्यूली ओपन ढाका यूनिवर्सिटी चले गए। वहां पे उन्होंने एक रीडर के तौर पे काम किया और एक दिन एमएससी के बच्चों को ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाते वक्त बोस ने फाइंड किया कि मैक्स प्लैंक के डेरिवेशन में कुछ कमी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, क्लासिकल फिजिक्स फेल हो चुकी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में, और खुद प्लैंक ने क्लासिकल फिजिक्स का यूज ना करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था और वहां से एक नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स की शुरुआत हुई थी, जिसे मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। ये जो इक्वेशन आपके सामने दिख रही है, इसे एक बार ध्यान से देखिए। ये जो सेकंड फैक्टर है जिसको मैं टिक कर रहा हूं, इसको उन्होंने डिड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स का यूज नहीं किया। लेकिन जो आपको ये पहली इक्वेशन दिख रही है, जिसे मैं टिक कर रहा हूं, 8πv²/c³, ये जो इक्वेशन है, इसको प्लैंक ने क्लासिकल फिजिक्स से डिड्यूस किया। अगर बोस ने एक बहुत ही चौंकाने वाला काम किया। जो ये पहला फैक्टर दिख रहा है आपको, बोस ने इस फैक्टर को भी क्लासिकल फिजिक्स का यूज ना करके डिराइव किया। मतलब एक और नए एडवांसमेंट, एक और नए अप लेवल पे ले गए वो क्वांटम फिजिक्स को, और वहीं से शुरुआत होती है बोस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। जब एस.एन. बोस ने ऐसा करके पेपर पब्लिश करने के लिए भेजा, तब उनका पेपर रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ये एक नई शुरुआत थी, एक नया आइडिया था। मगर बाद में उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को पेपर भेजा और एक खत भी लिखा, जिन पे उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन से अपील की कि इसे जर्मन में पब्लिश कर दे। ये कोट जो बोस ने आइंस्टाइन को अपने लेटर पे लिखा, इन पेपरों को पढ़ने के बाद आइंस्टाइन बोस से इतना ज़्यादा इंप्रेस हो गए, उन्होंने बोस को यूरोप बुला लिया और इन पेपरों को खुद अपने हाथ से ट्रांसलेट करके जर्मन में पब्लिश कर दिया। आइंस्टाइन ने उन पेपरों पे फर्दर कैलकुलेशन की और उन्हें एटम तक लेके गए, और वहाँ से शुरुआत हुई बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की। मैटर की 5 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मिक स्टेट, और जो 5th स्टेट है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और आइंस्टाइन ने बोस को लेटर में रिप्लाई करते हुए लिखा था, योर पेपर इज एन important work as it is opening new dimensions. I liked it very much. But if we cool down atom in extreme low temperature, that is near absolute zero, that is -273.15 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे स्टेट पे, जो कि इस यूनिवर्स में स्टेट को अचीव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, बट साइंटिस्ट ने इस सिस्टम को अचीव किया है। इतने लो टेम्परेचर पे हमें देखने को मिलेगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
अगर इतने लो टेम्परेचर पे हम इसे लेके गए तो पार्टिकल यहाँ पे एक सिंगल एटम की तरह बिहेव ना करके, इंडिविजुअल बिहेव ना करके एक बड़े बिग एटम की तरह बिहेव करेगा, जिसे हम कहेंगे सुपर एटम। अगर मैं अपने आप को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की सिचुएशन पे लेके जाऊँ तो एवरीथिंग इज बिहेविंग लाइक मी एंड आई एम बिहेविंग लाइक एवरीथिंग। आई एम नॉट अवेयर अबाउट माई एग्जिस्टेंस, आई एम लॉस्ट, आई एम everywhere at once. Everything is overlapping and everything is doing the same thing. This is the condition of Bose-Einstein condensate. This will be the situation at that time because everything is behaving like a big atom. Because every particle has lost their identities. Now they are behaving like not like an individual but like a big atom. So this is all Bose-Einstein condensate. जैसे कि हम इंसानों की कुछ प्रॉपर्टी होती है, हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारे आंखों का कलर, हमारे फेस कलर, उसी तरह पार्टिकल्स की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनका मास, स्पिन, चार्ज, और हर एक पार्टिकल को एक क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैक्सवेल बोल्टमैन ने उन पार्टिकल्स की बात की जिनका क्वांटम नंबर डिफरेंट है, मतलब हम इन्हें इनके मास, स्पिन, चार्ज से पता कर सकते हैं, और ऐसे पार्टिकल्स का नाम दिया डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। मगर उन पार्टिकल्स का क्या जिनका क्वांटम नंबर सेम है, उन पार्टिकल्स को डिफाइन किया एस.एन. बोस ने, जिन्हें नाम दिया इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। हाउ हीलियम वर्क, हाउ लेजर वर्क, हाउ क्वांटम कंप्यूटर्स आर वर्किंग, हमारा इंटरनेट, नैनो टेक्नोलॉजी, लेजर टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ पॉसिबल हुआ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट से। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, नेचर में दो टाइप के पार्टिकल्स एग्जिस्ट डिफाइन किए गए। एक है फर्मियंस, जो फर्मी डायरेक के नाम से पड़ा, और दूसरा है बोसोन, जो फर्मी डायरेक ने अपने आगे रिसर्च करते हुए बोस को ट्रिब्यूट देते हुए वो नाम रखा। एक चीज और, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अकर ओनली फॉर बोसोन, और ये स्पिन, चार्ज इस पे डिफर करते हैं। फर्मियन और बोसोन जो है स्पिन, चार्ज, इन चीज़ों पे डिफर करते हैं। हम इनको और ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, पर ये काम करेगा सिर्फ बोसोन पार्टिकल्स के। और बोसोन, अगर हम एग्जांपल देख ले बोसोन पार्टिकल्स के, तो एग्जांपल है फोटोन, और अगर हम फर्मियन के एग्जांपल देख ले तो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो फंडामेंटल जो फोर्सेस एग्जिस्ट हुई है नेचर में, जो हमने डिफरेंट टाइप के फोर्सेस पढ़े थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था, और हमने बहुत सारे, हमने वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल, ये सब पैदा हुए हैं बोसोन। ये सब कुछ बोसोन से ही आए हैं। जब बोस आइंस्टाइन से मिलने के लिए यूरोप गए, तब बोस ने 20th सेंचुरी के बहुत जीनियस माइंड्स के साथ काम किया। उनमें से डी ब्रोगाइल, मैडम क्यूरी, और जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसको एक नए रेवोल्यूशन पे ले गए बॉस। ये बोस का ही काम है जो आज वो इतने हाई पीक्स पे गया। इन द ईयर 1946 न्यूयॉर्क टाइम्स रोट हिम एज अ फादर ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। ये बोस ही हैं, उनके काम को, उनके थीसिस को, बाकी आगे पीटर हिग्स ने उस पर काम किया, और उन्हीं के काम पे उसने थीसिस लिखी और नोबेल प्राइज ले गया। बहुत बार नॉमिनेट हुए थे बोस भी नोबेल प्राइज के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ही वोंट गेट। जब यूरोप से इंडिया बोस आए तो उस टाइम पे यहाँ प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी का होना ज़रूरी था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बोस ने पीएचडी को प्रेफर ना करके पढ़ाने को ज़्यादा प्रेफर किया। उन्होंने गरीब बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाना ज़्यादा बेहतर समझा, और उस टाइम पे आइंस्टाइन की रिकमेंडेशंस पे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को आइंस्टाइन रिकमेंड लेटर लिखा करते थे, और उस रिकमेंडेशंस पे बोस ने पढ़ाना शुरू किया। इतना रुतबा था इनका। और यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, आइंस्टाइन के साथ यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर भी काम करने वाले थे, मगर उससे पहले आइंस्टाइन की 1954 के टाइम पे डेथ हो गई थी, तो वो अधूरी थ्योरी रह चुकी थी। इससे बोस आइंस्टाइन से फर्दर इस थ्योरी पे रिसर्च करने के लिए जाने वाले थे, और 1945 तक इन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी पे पढ़ाया। उसके बाद इन्होंने देखा कि इंडिया का पार्टीशन हो चुका है, पाकिस्तान अलग टूट चुका है, और वो पार्टीशन ने इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इन्हें बहुत बुरा लगा इंडियन पाकिस्तान का पार्टीशन, और उसकी वजह से ये ढाका से फिर वापस बंगाल आ गए। और इन्होंने बहुत सारी रिसर्च लेबोरेटरी अपने टाइम पीरियड पे इन्होंने इंडिया पे बहुत सारा काम किया। इंडिया पे उस टाइम पे एडवांस लैब्स नहीं थी। मैडम क्यूरी की जो लैब थी उससे सीख के इन्होंने इंडिया पे लैबें अपने हाथ से, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था इनको, तो इन्होंने लैबें बनानी शुरू की। और ईयर 1954 में इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें पद्म विभूषण, जो कि इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा अवार्ड है, वो दिया। और 4 फरवरी 1974 को ये हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चले गए। तो ये कहानी थी जो मैं आप तक लेके आया, ये किस्सा था जो मैंने आपको बताया। ऐसे ही कहानी और ऐसे ही अनसुने किस्से मैं आप तक लेके आऊँगा आपके इसी चैनल आई ओपनर पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।